Hello students, welcome back to yet another lecture. So in the previous lecture, we have already discussed like different types of nutrient, their assessment in soil. So आज के वीडियो में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर हम लोग सॉइल में क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमको प्लांट को जो न्यूट्रिएंट है उसको प्रोवाइड करना है, राइट। प्लांट क्या करता है? प्लांट अपना जो फोटोसिंथेसिस है, ग्रोथ के लिए है, डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए प्लांट बहुत सारा न्यूट्रिएंट अपटेक करता है सॉइल से। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट आएगा कहाँ से? आइदर सॉइल मिनरल से वो रिसाइकल होके आएगा, या फिर हम ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली अगर कुछ ऐड करेंगे न्यूट्रिएंट का सोर्स, उसमें से प्लांट को मिलेगा वो न्यूट्रिएंट। तो हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के हिसाब से वो जो न्यूट्रिएंट है उसको सप्लाई करते हैं। तो मैन्योर जो है उसमें क्या रहता है? लो न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लॉन्गर रेसिडुअल एक्टिविटी ऑफ फर्टिलाइजर रहता है। तो मैन्योर जो है वो क्या रहता है? ऑर्गेनिक सोर्स रहता है। ऑर्गेनिक सोर्स, उसका जो सोर्स रहता है क्या क्या रहता है? कैटल शेड हो गया, ह्यूमन हैबिटेट वेस्ट हो गया, पोल्ट्री लिटर हो गया, स्लॉटर हाउस वेस्ट हो गया, फिश वेस्ट हो गया, एग्रो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट हो गया, क्रॉप वेस्ट हो गया, देन वीड्स हो गया, टैंक सिल्ट, देन दीज आर सर्टन मैन्योर। ओके, ये सारे चीज़ यूज होता है मैन्योर में। तो उसका क्या रहता है? न्यूट्रिएंट कंटेंट लो रहता है मैन्योर का, लेकिन उसका जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो बहुत दिन तक क्रॉप को वो जो न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करता रहता है। तो मैन्योर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, टू डिफरेंट टाइप। ब्रॉडली मैन्योर्स आर क्लासिफाइड इनटू बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में कौन कौन आता है? फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, सीवेज स्लॉज। ओके, सो दिज आर बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें क्या होता है? ये एक लाइक बल्की होता है और इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है बहुत कम रहता है। लेकिन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जनरली कंसंट्रेटेड रहता है, एक लाइक हम उसको एक कन्फाइंड एरिया में उसको कैरी कर सकते हैं। तो और उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है कंपैरेटिवली हायर रहता है दैन बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में एग्जांपल क्या है? ऑयल केक, बोन मील, गुआनो, दीज आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। जो कंपोस्ट है, कंपोस्टिंग, जो कंपोस्ट तैयार करने का मेथड को क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग मेथड लाइक कोयम्बटूर मेथड, इंडोर मेथड, बैंगलोर मेथड। कोयम्बटूर मेथड में क्या होता है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है एंड फॉलोड बाय एरोबिक फर्मेंटेशन, राइट। इंडोर मेथड में क्या होता है? ये बल्क्योर मेथड है। देन बैंगलोर मेथड में रिवर्स ऑफ कोयम्बटूर, मतलब पहले एरोबिक होता है देन एनारोबिक होता है बैंगलोर मेथड में। तो ये कुछ मेथड्स है फॉर कंपोस्ट प्रिपेयरिंग। ओके, देन सीवेज एंड स्लॉज के लिए सेप्टिक टैंक यूज होता है। एंड तो ऑयल केक जो है वो क्या होता है? ऑयल निकालने के बाद जो रेसिड्यू रह जाता है उसको ऑयल केक बनाया जाता है। तो इसमें CN रेशियो जनरली वेरी लो रहता है, तो क्विकली ये नाइट्रीफाई हो जाता है एंड क्विकली इसका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो जाता है। एक्सेप्शन कौन सी है? महुआ केक। एमंग ऑयल केक जैसे हाईली न्यूट्रिशियस कौन सी है? ग्राउंडनट केक हो गया, देन सनफ्लावर केक हो गया, ये हाईली न्यूट्रिशियस रहता है, इसमें हायर नाइट्रोजन कंटेंट रहता है। देन बोन मिल जो है ये स्लो एक्टिंग है एंड आइडियल फॉर एसिडिक सॉइल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। गुआनो जो है, गुआनो क्या होता है? बर्ड्स का जो एक्सक्रीट होता है उसको गुआनो बोलते हैं एंड दिस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये हो गया कुछ मैन्योर्स के बारे में। देन वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? अर्थवर्म को यूज करके, अर्थवर्म का डिफरेंट स्पेसीज यूज करके हम क्या करेंगे? अर्थवर्म क्या करता है? वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है, उसके बाद उसका जो एक्सक्रीटर रहता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहता है और डिफरेंट हार्मोन्स भी रहता है। तो कौन सी अर्थवर्म जनरल यूज होता है? एशिनिया फोएटिडा एंड यूडिलस यूज इन, ये दोनों मोस्ट कॉमन अर्थवर्म स्पेसीज फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। तो रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना होना चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग में? फील्ड क्रॉप में जो है 1.5 to 3 टन पर हेक्टर बासाल देना चाहिए, उसके बाद 1.2 to 1.5 टन फोर लीफ स्टेज एंड 1.2 to 1.5 टन फ्लावरिंग स्टेज में। तो जनरली लाइक 5 to 10 टन पर हेक्टर ये फील्ड क्रॉप में रहना चाहिए। देन फ्रूट ट्रीज में पर प्लांट के लिए 1 to 10 kg रहना चाहिए। देन वेजिटेबल में 10 टन पर हेक्टर। तो बेसिकली फ्रूट एंड फील्ड एंड वेजिटेबल क्रॉप के लिए सेम रहता है। फ्रूट ट्री के लिए 1 ट्री पर ट्री 1 to 10 kg पर हेक्टर के हिसाब से, पर ट्री के हिसाब से अप्लाई होता है। देन फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर जनरली सिंथेसाइज्ड इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डिफरेंट कंपनीज में फर्टिलाइजर सिंथेसिस किया जाता है, ये एक सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है। डिफरेंट नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर, देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों है या फिर तीनों नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम पाया जाता है, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स अगेन दे आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मतलब उसमें
नाइट्रोजन जनरली ज़्यादा रहता है। तो सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन कितना रहता है, 1 to 2% ऑफ टोटल नाइट्रोजन जो है सॉइल में वो अवेलेबल फॉर्म में रहता है। देन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगेन डिवाइडेड इनटू नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियाकल फर्टिलाइजर, देन अमाइड फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन सी है, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये हो गया नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अमोनियाकल फर्टिलाइजर जो है अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, देन अमोनियम क्लोराइड हो गया, अनहाइड्रस अमोनियम हो गया, ये हो गया अमोनियाकल फर्टिलाइजर। देन बोथ कंबाइंड फॉर्म में नाइट्रेट एंड अमोनियम फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये हो गया जो है बोथ इसमें अमोनियाकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर रहता है, नाइट्रेट सोर्स रहता है। और जो अमाइड फर्टिलाइजर है उसमें आ गया यूरिया और कैल्शियम सैनामाइड। जो अमोनियम सल्फेट है वो वेरी लो इन हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा रहता है, एग्रोनॉमिकली ये सुइटेबल है। और इसका जो एसिड इक्विवेलेंट वो 110 है, राइट। इसका जो एसिड इक्विवेलेंट है वो 110 है। और इसका जो कितना परसेंटेज नाइट्रोजन रहता है, 21%, एंड सल्फर कंटेंट इसमें 24% रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अमोनियम सल्फेट जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंथेटिक प्रोसेस और जिप्सम प्रोसेस। देन अमोनियम क्लोराइड जो है ये बेस्ट यूज्ड फॉर राइस फील्ड में अमोनियम क्लोराइड जो है ये बेस्ट है यूज़ करने के लिए। शुड नॉट यूज इन क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप्स लाइक कोकोनट, टोबाको, पोटैटो, शुगर केन एक्सेट्रा। ये क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप में यूज़ नहीं किया जाता है अमोनियम क्लोराइड जो है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये डुअल सॉल्ट प्रोसेस में मैन्युफैक्चर किया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉल्वे अमोनियम सोडा प्रोसेस, राइट। देन अनहाइड्रस अमोनिया जो रहता है ये जनरली हायर नाइट्रोजन कंटेंट होता है, जैसे कि 82% नाइट्रोजन रहता है अनहाइड्रस अमोनिया में। और इसको ये हाईली वोलाटाइल होता है, तो इसको जनरली डीप एप्लीकेशन किया जाता है, अराउंड 10 सेंटीमीटर डेप्थ में अप्लाई किया जाता है। देन इट कैन बी अप्लाइड विथ इरीगेशन वाटर एज फर्टिगेशन, इसको भी अप्लाई किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन पाया जाता है, 25%, और अमोनियम नाइट्रेट में 33%, राइट। देन जो हमारा अमाइड फर्टिलाइजर है ये जनरली हम लोग यूरिया जो है बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, यूरिया जो फॉर्मेशन के टाइम अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 140 to 170 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज बाई यूरेट, दैट फॉर्मूला इज NH2CONH, राइट। तो इसका जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर मैक्सिमम लिमिट है 1.5%। यूरिया में 1.5% से ज़्यादा जो है बायूरेट नहीं होना चाहिए। ये है बेसल एप्लीकेशन के लिए या फिर फील्ड एप्लीकेशन के लिए। अगर हम फलियर एप्लीकेशन जा रहे हैं तो ये जो बायूरेट कंटेंट ये 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। देन अमोनिया जो यूरिया है वो क्या है, डाई अमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड है। इसका हाइड्रोलिसिस होकर क्या होता है, अमोनियम कार्बामेट जो कि अनस्टेबल होता है, उसके बाद माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होता है। एंड अमोनिया शुड बी लाइक यूरिया शुड बी प्लेस्ड इन रिड्यूस्ड जोन टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन लॉस। ओके, रिड्यूस्ड जोन में हम अप्लाई करते हैं यूरिया को, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज जोन में अप्लाई करेंगे यूरिया को उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट फॉर्म में हो जाएगा। नाइट्रेट फॉर्म में होने के बाद अगर वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया वो क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। अगर पहले से ही रिड्यूस जोन में अप्लाई करेंगे वो जो यूरिया है वो नाइट्रेट फॉर्म में नहीं हो पाएगा। नाइट्रेट नहीं होने से फिर उसका जो डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस है वो चेक किया जा सकता है। देन नाइट्रेट जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस होता है, जैसे कि वोलेटिलाइजेशन लॉस हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो गया, लीचिंग लॉस हो गया, ये कुछ लॉसेस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर यूज़ करते हैं या फिर यूरिएज इनहिबिटर यूज़ करते हैं। तो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो क्या क्या है, यूरिया फॉर्म, CDU, IBDU, UZ, ऑक्सामाइड, GUS, SCU, NCU, दीज आर स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर जो है उसका एग्जाम्पल है एनसॉर्ब, AM, थायोरिया, मेथियोनाइन, सैनो ग्लूकोडाइन, देन सोडियम एंड पोटेशियम आजाइड, डाइथेन, राइट, डाइथायोकार्बामेट, दीज आर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, राइट। देन यूरिएज इनहिबिटर में आ जाता है NBPT, PPDA, राइट। देन these are certain urease inhibitor, and metals like silver, mercury, then copper, these are the metal which inhibit urease, right। यूरिएज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया के लिए इंपॉर्टेंट है यूरिएज। तो यूरिएज इनहिबिटर है NBPT, PPDA, दिस केमिकल्स, ओके।
देन नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हम कैसे असेस करेंगे फील्ड कंडीशन में। जनरल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है वो अराउंड 30 to 50% है, और क्योंकि बहुत सारा लॉसेस होता है नाइट्रोजन में। तो अपर एंड न्यूट्रिएंट रिकवरी जो एफिशिएंसी है वो अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन अप्लाइड प्लॉट माइनस अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम कंट्रोल प्लॉट डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाइड। देन एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी जो है yield from nitrogen applied plot minus yield from uptake plot divided by nitrogen fertilizer applied. Physiological efficiency क्या है? yield from nitrogen applied plot minus yield from control plot divided by uptake from nitrogen applied plot divided by minus uptake from control plot. So this is these are the some of the calculation, some of the formula for calculating nitrogen use efficiency. Then हम लोग बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में। तो फॉस्फेटिक जो सॉइल फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जनरली इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है जो सॉइल फॉस्फोरस रहता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम के साथ कंबाइंड होकर रहता है। देन ऑर्गेनिक फॉर्म में जो फॉस्फोरस पाया जाता है वो जनरली इनोसिटल फॉस्फेट जो है हाईएस्ट क्वांटिटी है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड फॉर्म में पाया जाता है। जनरली जो इनोसिटल फॉस्फेट है टोटल ऑर्गेनिक फॉस्फोरस का 20% अराउंड इनोसिटल फॉस्फेट फॉर्म में पाया जाता है। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे सलाइन सॉइल में कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के हिसाब से रहता है। देन एसिडिक सॉइल में आयरन फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट के हिसाब से रहता है। देन जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस है उसका मिनरलाइजेशन होना जरूरी है टू अवेल दैट फॉस्फोरस टू प्लांट। ओके, जो मिनरलाइजेशन है ये अराउंड 0.2% रहता है, और जो जब कॉन्सेंट्रेशन 0.2% से ज़्यादा होता है तब मिनरलाइजेशन होता है। और जो CP रेशियो, कार्बन टू फॉस्फोरस रेशियो अगर लेस दैन 200:1 होता है तब मिनरलाइजेशन के लिए फेवरेबल होता है। अगर 300:1 से ज़्यादा होता है CP रेशियो तो इमोबिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे जैसे अगर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें अगर 0.2% से कम होता है जो फॉस्फोरस, तब क्या होता है, इमोबिलाइजेशन हो जाता है। देन फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी जनरली मैक्सिमम, फॉस्फोरस जो है पीएच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, पीएच वेरी करता है तो फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी बहुत वेरी करता है। तो इसका जो अवेलेबिलिटी है मैक्सिमम कौन सी पीएच में है, 6 to 7 पीएच में पाया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर फॉस्फोरस लाइक डिपेंड्स ऑन पीएच, precipitation by aluminum, iron, manganese in acidic soil, reduction with hydrous oxide, fixation by silicate clays like silica and sesquioxide ratio के ऊपर डिपेंड करता है। देन इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इन सॉइल विथ हाई पीएच, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, माइक्रोबियल अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है जो सॉइल का अवेलेबल फॉस्फोरस है, राइट। देन सॉइल का जो क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी फैक्टर रहता है, इंटेंसिटी फैक्टर मतलब सॉइल सॉल्यूशन में कितना फॉस्फोरस है, क्वांटिटी फैक्टर मतलब कितना फॉस्फोरस और भी स्टोर्ड है, मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट मिनरल में या फिर ऑर्गेनिक मैटर में कितना है जो है क्वांटिटी फैक्टर, और अवेलेबल जो फॉस्फोरस है वो है इंटेंसिटी फैक्टर, राइट। देन इंटेंसिटी फैक्टर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस दैट इज अराउंड 0.2 ppm अगर होता है तो फिर यील्ड इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। पोटेंशियल बफर कैपेसिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन इंटेंसिटी फैक्टर। देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है परसेंटेज फॉस्फोरस से अगर परसेंटेज P2O5 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जनरली P कंटेंट इन फर्टिलाइजर एक्सप्रेस इन P2O5 ऑक्साइड फॉर्म, राइट। अगर परसेंटेज फॉस्फोरस टू परसेंटेज P2O5 हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज फॉस्फोरस में 2.29 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज P फ्रॉम परसेंटेज P2O5 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर परसेंटेज P2O5 में 0.43 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड साइट्रेट इनसॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इसमें से अवेलेबल फॉस्फोरस कौन सी है, जो कि वाटर सॉल्युबल एंड साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो अवेलेबल फॉस्फोरस है। एंड टोटल फॉस्फोरस मतलब जो वाटर सॉल्युबल, साइट्रेट सॉल्युबल एंड साइट्रेट इनसॉल्युबल फॉस्फोरस है, टोटल फर्टिलाइजर टोटल फॉस्फोरस बोलते हैं। सो वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस में मेन जो है SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला मोनोकैल्शियम फॉस्फेट ये कैरी करता है, राइट। CaH2PO4 देन CaSO4H2। ओके, इसका ये कैसे फॉर्मेशन होता है, रॉक फॉस्फेट में हम लोग H2SO4 अगर ऐड करेंगे 1:1 रेशियो में तो ये बैच मिक्स प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या रहता है, 16 to 18% P2O5 रहता है, 12% सल्फर रहता है, 21% कैल्शियम रहता है, ये SSP हो गया। TSP क्या होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसमें फॉस्फोरिक एसिड में हम रॉक फॉस्फेट में फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या SSP में रॉक फॉस्फेट में हम लोग H2SO4 ऐड कर रहे थे, लेकिन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में हम लोग रॉक फॉस्फोरस में फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करेंगे। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में क्या रहता है, 48% वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस रहता है, देन 18% लाइम रहता है। देन अमोनियम फॉस्फेट जो है इसका भी डिफरेंट फॉर्म्स है, MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, DAP डायमंड फॉस्फेट। आपको पता होगा कि DAP हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं एज ए कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इन राइस एंड अदर पल्सेस।
देन डीएपी एंड रिएक्टिंग अमोनियम विथ फॉस्फोरिक एसिड, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, अमोनिया को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हम लोग, और फॉस्फोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके ये फॉर्मेशन होता है। देन नाइट्रोफॉस्फेट कुछ है, नाइट्रोफॉस्फेट में नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रॉक फॉस्फेट और अपाटाइट के साथ रिएक्शन किया जाता है। उसमें 1/3 वाटर सॉल्युबल रहता है एंड रेस्ट साइट्रेट सॉल्युबल रहता है नाइट्रोफॉस्फेट में। देन नाइट्रोफॉस्फेट इज बेस्ट सुटेड फॉर एसिड सॉइल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। देन बोन मिल जो है इसमें दो टाइप का रहता है, एक रॉ बोन मिल रहता है, एक स्टीम्ड बोन मिल रहता है। रॉ बोन मिल में 25% P2O5 एंड 4% नाइट्रोजन रहता है। स्टीम्ड बोन मिल में जो है 25 to 30% P2O5 एंड 1 to 2% नाइट्रोजन रहता है। देन ये है साइट्रेट सॉल्युबल P2O5, जो बोन मिल है ये साइट्रेट सॉल्युबल P2O5 है एंड मेनली यूज्ड इन एसिड सॉइल। बेसिक स्लैग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका रहता है। फॉस्फेट कंटेंट जो है 8 to 12% रहता है एंड सुटेबल फॉर एसिड सॉइल। देन रॉक फॉस्फेट जो है ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं है और साइट्रेट सॉल्युबल भी नहीं है, ये है वाटर एंड साइट्रेट इनसॉल्युबल। देन ये पार्शियली एसिडेटेड रॉक फॉस्फेट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एडिशन ऑफ H2SO4 करके, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल होता है क्रॉप के लिए एंड इट इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड एसिड सॉइल। इसको जनरली कैसे अप्लाई किया जाता है, ग्राइंड करके जो पाउडर फॉर्म में उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाए और इसका जो रिएक्शन है वो हाई होके फिर वाटर मतलब जो प्लांट के लिए अच्छे से अवेलेबल हो पाए, राइट। देन ये था फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में। देन पोटेशियम फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर का जो मोर देन 90% ऑफ टोटल पोटेशियम फर्टिलाइजर दैट इज फिक्स्ड इन मिनरल्स। ओके, पोटेशियम फर्टिलाइजर जो पोटेशियम है उसका 90%, देर आर डिफरेंट लाइक 4 टाइप्स ऑफ forms of potassium in soil. One is water soluble form, one is exchangeable form, one is non exchangeable form and one other is lattice form. ये जो lattice form है इसमें more than 95% जो है फिक्स रहता है पोटेशियम, राइट। lattice form like milk, mica and feldspar. Then potassium fixation high in 2:1 clay minerals such as illite. illite में पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रहता है। देन मेन सोर्स ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या क्या है, कार्नालाइट जैसे KCl MgCl2 6H2O, काइनाइट KCl MgSO4 3H2O, लैंगबेनाइट K2SO4 MgSO4, सिल्वाइट KCl, सिल्वाइट जो है हम इसको क्या बोलते हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। देन पोटेशियम भी जो है उसको K2O फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर परसेंटेज K2 हमको निकालना है तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज K में। अगर परसेंटेज K2O से परसेंटेज K निकालना है तो परसेंटेज K2 में हम लोग 0.83 मल्टीप्लाई करेंगे। तो MOP जो है वो मोस्टली यूज्ड पोटेशियम फर्टिलाइजर है। ये डिजॉल्विंग सिल्वाइट एंड सिल्वीनाइट इन हॉट वाटर, सिल्वाइट जो है इसको हॉट वाटर में हम लोग अगर वो करेंगे तो उससे MOP फॉर्मेशन होता है एंड एडिंग NaCl टू इट। देन इसमें 60% K2O रहता है, बहुत हाई रहता है K2O। K2SO4 जो है ये 2 वेज में प्रोड्यूस होता है। देन एक तो लैंगबेनाइट एंड मैनहेम प्रोसेस में, लैंगबेनाइट प्रोसेस एंड एक मैनहेम प्रोसेस में यूज होता फॉर्मेशन होता है। देन इसमें 52% K2O रहता है एंड इट इज़ सुइटेबल फॉर पोटैटो टोबैको, 2000 क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप। इसमें KCl यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोराइड रहता है, तो ये टोबैको और पोटैटो जो है क्लोराइड सेंसिटिव रहता है, तो इसमें K2SO4 जनरली यूज किया जाता है। देन कैल्शियम का जो सोर्स है क्या क्या है, अनॉर्थाइट, कैल्साइट, जिप्सम, दीज आर सोर्स ऑफ कैल्शियम। मैग्नीशियम का सोर्स बायोटाइट, ओलिवाइन, सर्पेंटाइट और डोलोमाइट। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कब होगा, जब कैल्शियम मैग्नीशियम रेशियो जो है ग्रेटर देन 7.1 होगा। रिकमेंडेड पोटेशियम मैग्नीशियम रेशियो जो है कितना रहना चाहिए, फील्ड क्रॉप के लिए लेस देन 5:1, वेजिटेबल के लिए लेस देन 3:1, फ्रूट क्रॉप के लिए लेस देन 2:1। CNS रेशियो ऑप्टिमम कितना रहना चाहिए, 130:10:1.3। ऑप्टिमम NS रेशियो जो नाइट्रोजन सल्फर रेशियो ऑप्टिमम लेग्यूम में कितना है, 15 to 16:1 एंड सीरियल्स में 11 to 12:1। देन सल्फर कंटेंट ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट जो फर्टिलाइजर है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए उसमें सल्फर कंटेंट कितना रहता है। अमोनियम सल्फेट में सल्फर कंटेंट 24% रहता है, अमोनियम फॉस्फेट में 4.5% रहता है, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट में 15.4% रहता है, बेसिक स्लैग में 12.4% रहता है, SSM में 22.4% रहता है, K2SO4 में 17.8% रहता है, जिप्सम में 23.5% रहता है और FeSO4 में अराउंड 18.8% रहता है सल्फर। फैक्टर्स अफेक्टिंग जिंक अवेलेबिलिटी, ओके, हम लोग NPK का अवेलेबिलिटी देख लिए। जिंक अवेलेबिलिटी में कौन सी फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, pH
हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, देन एब्जॉर्प्शन बाय क्ले, ये हो गया कुछ फैक्टर। सोर्सेस ऑफ जिंक क्या क्या है? जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, इसमें 33% जिंक रहता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसमें 21% जिंक रहता है। जिंक ईडीटीए, इसमें 12 to 14% जिंक रहता है। जिंकेटेड यूरिया, इसमें 2% जिंक रहता है। जिंक ऑक्साइड, इसमें हाईएस्ट रहता है 55 to 60% जिंक। देन आयरन कंटेनिंग मिनरल, आयरन कंटेनिंग मिनरल कौन सी है? जैसे ऑलिवाइन हो गया, पायराइट, सिडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, दिस आर आयरन कंटेनिंग मिनरल। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या आयरन कंटेंट के लिए और मैंगनीज कंटेंट के लिए कौन सी फैक्टर चाहिए होता है? पीएच, ऑर्गेनिक मैटर एंड सबमर्जेंस। सबमर्जेंस में जनरली मैंगनीज और आयरन ज़्यादा अवेलेबल होता है और टॉक्सिक भी हो जाता है। देन कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज, कौन सी डिजीज होता है? रिक्लामेशन डिजीज। देन बोरैक्स, जो बोरॉन जो है वो ओनली नॉन मेटल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ओके। बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो मेटलिक रहता है, लेकिन बोरॉन जो है वो नॉन मेटल होता है। बोरॉन का सोर्स जो है बोरैक्स, 11% बोरॉन रहता है इसमें। बोरेट 14% बोरॉन रहता है। बोरिक एसिड 17% बोरॉन रहता है। मॉलिब्डेनम जो है इसका एक्सट्राटेंट क्या यूज होता है? अमोनियम ऑक्सैलेट, पीएच 3.3 रखना पड़ता है। देन इसका जो फैक्टर क्या क्या है, इसका जो अवेलेबिलिटी को कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है? पीएच एंड सेस्क्यू ऑक्साइड। इसका जो सोर्स है जनरली अमोनियम मॉलिब्डेट यूज होता है, जो जिसमें 54% मॉलिब्डेनम रहता है। देन सम चिलेट्स यूज किया जाता है। चिलेट्स क्यों यूज किया जाता है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट को बाइंड करके रखता है, जो कि सॉइल में जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बाइंड ना हो पाए। सॉइल में क्या होता है? फिक्स हो जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसका अवेलेबिलिटी घट जाता है। तो ईडीटीए फॉर्म में जब हम अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी चिलेट फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? सॉइल में बाइंड नहीं होता है, तो इजीली अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ किलेट्स लाइक ईडीटीए, डीटीपीए, ईडीडीएचए। देन देयर आर एंटागोनिज्म इफेक्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट। अगर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है तो दूसरे न्यूट्रिएंट कम अवेलेबल होता है। तो क्या क्या एंटागोनिस्ट इफेक्ट है? जैसे कि कॉपर सल्फर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो मॉलिब्डेनम का अवेलेबिलिटी घट जाएगा। जैसे जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम अगर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो आयरन का जो अवेलेबिलिटी हो वो घट जाएगा। फॉस्फोरस ज़्यादा अवेलेबल होगा तो मॉलिब्डेनम अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और आयरन, जिंक, कॉपर का अवेलेबिलिटी घट जाएगा। नाइट्रोजन ज़्यादा अवेलेबल होगा तो कॉपर एंड जिंक का अवेलेबिलिटी घट जाएगा। लाइम अगर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो बोरॉन का अवेलेबिलिटी घट जाएगा। देन आयरन, कॉपर, जिंक अगर ज़्यादा अवेलेबल हुआ तो मैंगनीज का अवेलेबिलिटी घट जाएगा। सो देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजर। जैसे मिक्स्ड फर्टिलाइजर किसको बोलेंगे? अगर वहाँ पे लाइक 2 से ज़्यादा क्या है न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एनपी हो गया, एनके हो गया, एनपीके हो गया, तो उसको मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलेंगे। 2 टाइप का मिक्स्ड फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन जो आता है, एक है ओपन फार्मूला और एक क्लोज्ड फार्मूला, राइट। सॉरी, मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या है? वहाँ पे हम लोग आइदर सिंपल फर्टिलाइजर के साथ सिंपल फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं या फिर सिंपल के साथ कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं। उसको मिक्स करके हम अप्लाई करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? टाइम सेविंग हो जाता है, लेबर सेविंग हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। देन डिसएडवांटेज क्या है? अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज़ ना करें, राइट। उसका फॉल्टी हो जाता है प्रैक्टिस। तो 2 टाइप का मिक्स फर्टिलाइजर होता है, एक ओपन फार्मूला होता है, एक क्लोज फार्मूला होता है। देन डिफरेंट फर्टिलाइजर टर्मिनोलॉजी के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख सकते हो। और ये जो बॉल ब्लेंडिंग, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर मिक्सचर, सॉल्ट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया गया है। देन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का डिफरेंट प्रिंसिपल्स, कौन सी टाइप का फर्टिलाइजर है, क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर कितना चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है होना चाहिए, प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को बैंड प्लेसमेंट किया जाता है। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन में फिर सॉलिड फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करते हैं, लाइक ब्रॉडकास्टिंग, टॉप ड्रेसिंग प्लेसमेंट, प्लाउस होल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, लोकलाइज प्लेसमेंट, कॉन्टैक्ट और ड्रिल, पैड एप्लीकेशन, पेलेट एप्लीकेशन, साइड ड्रेसिंग, लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे लाइक स्टार्टर डोज के लिए स्टार्टर सॉल्यूशन में अप्लाई किया जाता है, फॉलियर एप्लीकेशन किया जाता है, सॉयल एप्लीकेशन किया जाता है, फर्टिगेशन किया जाता है। तो बैलेंस फर्टिलाइजर के लिए एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हो अगर याद करना है तो। आईएनएम क्या है? हम जैसे कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलिटी डिक्रीज होता है अगर, और फिर सॉइल हेल्थ डिग्रेड होता है। देन अगर सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? यील्ड इतना नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे हम लोगों को जुडिशियसली जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया और बायो फर्टिलाइजर हो गया, इसको जुडिशियसली अप्लाई करना है। जुडिशियसली मतलब इसको ऐसे अप्लाई करना है जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगा, सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और हमारा प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगा। तो उसको बोलते हैं आईएनएम। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सोर्स हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो फर्टिलाइजर एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? ज़्यादातर जो हम लोग फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करने से सॉइल का पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता है, फर्टिलिटी डिक्रीज होता है, देन सॉइल का हेल्थ रिड्यूस होता है। फर्टिलाइजर एंड वाटर का क्या है? जैसे नाइट्रेट ज़्यादा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम दिखाई देता है। देन वाटर बॉडी में अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है तो वहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट घट जाता है, ऑक्सीजन
कम हो जाता है तो वो जो एक्वाटिक एनिमल होता है वो मर जाते हैं। देन फर्टिलाइजर, एयर, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस गैस भी एमिट होता है। व्हाट इज मॉलिब्डेनोसिस? मॉलिब्डेनम टॉक्सिसिटी होने से मॉलिब्डेनोसिस होता है। आइसोमेथिन एच इंडिकेटर जो है बोरोन एस्टिमेशन में यूज होता है। क्रिटिकल लेवल ऑफ जिंक इन सॉइल दैट इज 0.6 ppm। तो हम लोग बात करते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट, राइट। सो सॉल्ट फिटर का फॉर्मूला क्या है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। न्यूट्रिएंट रिलेटेड टू वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम दैट इज मैंगनीज, जो कि pH2 में वाटर ऑक्सीडाइजिंग के लिए यूज होता है। वाटर टू H प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस यूज होके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जो कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होके कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में हेल्प होता है। देन आयरन डेफिशिएंसी इज मोर प्रोमिनेंट इन कैल्केरियस सॉइल। कैल्केरियस जो सॉइल है उसमें आयरन डेफिशिएंसी जनरली पाया जाता है। एंड टॉक्सिसिटी कहाँ पे पाया जाता है? एसिडिक सॉइल में। फॉस्फोरस, आयरन एंड मैंगनीज अवेलेबिलिटी जो कि इंक्रीज होता है समर सॉइल में। एंड समर सॉइल में कौन सी, किसका अवेलेबिलिटी डिक्रीज होता है? कॉपर एंड जिंक का। प्रिफर्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर टी प्लांटेशन क्या है? अमोनियम सल्फेट, क्योंकि क्लोराइड सेंसिटिव है टी एंड पोटेशियम क्लोराइड हम अप्लाई नहीं कर सकते। देन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन क्या होता है? ह्यूमस। नाइट्रोजन लेवल इन शुगर कैन लीफ टिश्यू टू बी डेफिशिएंट लेस देन अगर 10 ppm होगा तो वो डेफिशिएंट माना जाएगा। देन फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी मैक्सिमम एट pH 6 to 6.5 और 6 to 7। ए वैल्यू टेक्निक किसने दिया था? फ्राइड एंड डीन। फॉर कौन सी न्यूट्रिएंट? फॉस्फोरस एंड सल्फर के लिए। राइजोबियम स्पेसिस फॉर यूज्ड फॉर ब्लैक ग्राम बिलोंग टू काउपी। काउपी जो ग्रुप है वो जनरली राइजोबियम और क्रॉप का जो क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर में। और व्हाइट बर्ड ऑफ मेज किसके वजह से होता है? जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल पीएच। जनरली दो टाइप का फेनोमेना होता है जो कि सॉइल में नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करते हैं। एक आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन हो गया और एक पीएच डिपेंडेंट हो गया। पीएच हायर होगा तो सी हायर होगा तो पीएच हाई होगा, पीएच हाई होता तो सी हाई होगा। सी क्या है? टोटल सरफेस नेगेटिव चार्ज टू अट्रैक्ट कैटायंस, दैट इज द यूनिट इज 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम और सेंटीमोल पर केजी। एक्स्ट्रा टन क्या यूज होता है सी एस्टिमेशन के लिए? 1 नॉर्मल न्यूट्रन अमोनियम एसीटेट। एलिमेंट दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑलमोस्ट इक्वली थ्रू मास फ्लो डिफ्यूजन एंड रूट इंटरसेप्शन, जिंक। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट बिगिन अर्ली फॉर इमोबाइल न्यूट्रिएंट। इमोबाइल न्यूट्रिएंट जो होता है उसके लिए कंपटीशन जो है प्लांट के बीच में वो अर्ली होता है। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कंटेंट आयरन 20%। बायोसुपर क्या है? रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं बायोसुपर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन कितना रहना चाहिए? 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम पीएच 8.5। सल्फर कंटेंट इन फॉस्फोजिप्सम 16%। आयरन डेफिशिएंसी में कब होता है? कैल्केरियस सॉइल में 7.4 to 8.5 पीएच में। सॉइल हैविंग मोर P2O5 बट लेस K2O, दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में पोटेशियम जो है लेस रहता है एंड फॉस्फोरस हायर रहता है। बार्टन्स रिएजेंट क्या होता है? अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस अमोनियम मेटावानाइड, जो हम फॉस्फोरस एस्टिमेशन में यूज करते हैं उसको बार्टन्स रिएजेंट बोलते हैं। अमोनियम मॉलिब्डेट एंड अमोनियम मेटावानाइड। ब्लैक हार्ट इन ग्राउंडनट एंड ब्राउन स्पॉट इन पोटैटो, इट वाज कॉज्ड बाय कैल्शियम डेफिशिएंसी। एलिमेंट दैट कैन completely supplied through root interception, that is calcium। लाइमिंग इन पोटैटो में लाइमिंग करने से पोटैटो स्कैब जो है इंक्रीज होता है एंड क्लब रूट जो है वो डिक्रीज होता है। परसेंटेज नाइट्रोजन इन एक्वा अमोनिया कितना है? 20 to 25%। अनहाइड्रस अमोनिया में कितना है? 82%। एक्वा अमोनिया में 20 to 25%। प्लांट अवेलेबल फॉस्फोरस दैट इज वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस प्लस साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फोरस। रिडीली अवेलेबल पोटेशियम दैट इज सॉल्यूशन पोटेशियम एंड एक्सचेंजेबल पोटेशियम। CS रेशियो कितना ऑप्टिमम है? 200 to 400:1। ब्रोंजिंग जो होता है क्यों होता है? आयरन कॉन्सेंट्रेशन अगर लीफ में ग्रेटर देन 300 ppm हो गया तो ब्रोंजिंग होता है, ये टॉक्सिक सिम्टम है। रोजेटिंग इन सिट्रस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है? आपको टेक्स्ट बुक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ये लेक्चर देखना है, और अगर कोई भी डाउट आए आपको मतलब फ्रीली आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।